नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धराइस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस 2022 के लिए सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री पार्ट है हमारा। और हिस्ट्री पार्ट का हमने फर्स्ट वीडियो को इतिहास के काल के निर्धारण के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसी तरह हम आगे बढ़ते इस सीरीज पर जो है, आज हमारी सेकंड क्लास है, जब हम इतिहास की प्रगतिहासिक काल को जान रहे थे। तो उसी ऐतिहासिक काल का एक पार्ट है जो आज हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और पैलियोलिथिक पीरियड में भी हमने जो है 3 पार्टों में थोड़ा सा विभक्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बहुत डिफिकल्ट भी बन जाते हैं कभी कभी। उस ड्यूरेशन को कैसे हमने डिवाइड किया है, तो उस ड्यूरेशन को डिवाइड करने का सबसे प्रमुख कारण रहा है जलवायु में होने वाला परिवर्तन। तो हाल ही में जलवायु में परिवर्तन होने के कारण हम इस ड्यूरेशन को, जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, इसको 3 पार्ट में विभक्त किया है। वो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे है, और ये डिवाइड कैसे करेंगे, और क्या क्या किस काल में कौन कौन से समय में क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही, और कौन कौन से साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री क्लास को अब हम लोग चालू करते हैं और देखते हैं। हिस्ट्री क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब इस पूरा पाषाण काल को हम जो है कितने भागों में बांटना चाहते हैं? 3 भागों में। इसका कारण क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। और पैलियोलिथिक पीरियड को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों? 3 भागों में। 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निम्न पूरा पाषाण की। क्या बात करेंगे दोस्तों? निम्न पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल को भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरे को बोलते हैं हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो है उच्च पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और इसका जो ड्यूरेशन चला है वो कहां से कहां तक? 25 लाख बीसी से ये चला है 10,000 बीसी। इसी ड्यूरेशन को हम बस इतना ही करेंगे, इस ड्यूरेशन को डिवाइड नहीं करेंगे। इसको डिवाइड करने का क्या कारण रहा? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलवायु में होने वाला परिवर्तन के कारण इस काल को हमने क्या किया? पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया। ये आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। तो इस बात को आप लोग नोट करते चलिए। इस बात को आप लोग नोट करते चलिए। जो पार्ट्स हमने बनाया है, जिस तरह से आपको एक नोट्स तैयार करना है एग्जाम के लिए, तो इसी पैटर्न को बना करके थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए। स्पेस की सहायता से इस काल में जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर हम चर्चा करते चलेंगे। जैसे अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जल्दी से जो नोट हो गया हो या नोट कर रहे हो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। और अब हमारा
सबसे पहले जो होगा पार्ट वो होगा निम्न पूरा पाषाण का। निम्न पूरा पाषाण का केवल हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। अब निम्न पूरा पाषाण ये क्या है? निम्न पूरा पाषाण देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा समय था जब जलवायु बहुत ठंडी थी, मानव ठंड प्रदेशों में रहना पसंद करता था और उस समय मानव पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। मानव को यह पता नहीं था कि अपना भोजन कैसा इकट्ठा करें, शिकार की कैसी तकनीक हो, मगर ज्ञान तभी मिलता है जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है इंसान को। अब उस समय मानव, आपको पता होगा, बंदर की जैसे दिखता था। मानव एक आधुनिक मानव नहीं था, एक जानवर की तरह मानव था और उस मानव के खाने पीने की चीज में कंदमूल जैसे फल उस समय हुआ करते थे और उसी पर वो लोग निर्भर होते थे। मगर जब बात आती, जब समूह बड़ा होने लगा, वो जब ग्रुपों में रहने थे, उन लोगों को रहने का स्थान था। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि उस समय के लोग नदियों के किनारे और या पर्वत और पहाड़ियों के बीच में बसना क्यों जानते थे? उसका सबसे बड़ा रीजन था अपने आत्मरक्षा की सुरक्षा करना। तभी आप लोगों ने देखा होगा पूरा पाषाण कालीन एक ऐसी सभ्यता रही जिसमें मानव अपने आत्मरक्षा बचाव के लिए इन स्थानों में बचना शुरू किया था। कहीं कहीं एक जीवन की एक नई सभ्यता की शुरुआत नदियों के किनारे होने का कारण उनके संसाधन उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी था। संसाधन में उनका सबसे बड़ा जो मकसद था वो जानवरों का शिकार करना, हंटिंग करना। जो एनिमल्स होते थे उस समय बड़े बड़े जानवरों का प्रभुत्व था हमारे यहाँ, और उस बड़े जानवरों में मान सकते हैं हाथी को छोड़कर, हाथी भी था मगर वो मारते नहीं थे, बाघ भी था, बहुत सारे जानवर हैं। उन जानवरों के बारे में हम जिक्र नहीं इतना करेंगे। कुछ विदेशी जानवरों के बारे में कुछ हमें हड्डियां मिली, इनसे पता चलता है कि उस समय विदेशी जानवरों का भी आगमन भारत में तेजी से रहा होगा, उसका भी शिकार करना इन लोगों के लिए जरूरी रहा होगा और ये शिकार करते रहे, आते रहे। और बड़े जानवरों को शिकार करने का कारण था, एक बार तो कहीं जानवर पानी पीने आता था और ये लोग नदियों के किनारे गुफा का निर्माण, आपने गुफा का नाम सुना होगा, भीमबेटका। एक मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले के आसपास आपने भीमबेटका, जो विश्व की सबसे पुरानी गुफा का नाम सुना होगा, भीमबेटका गुफा, जिसमें पुराने पूर्वज जो ह्यूमन के जो हमें एविडेंस मिले, जो साक्ष्य मिले, वो सबसे ज्यादा हमें भीमबेटका गुफा बताती है। क्योंकि भीमबेटका गुफा में उस समय का मानव एक चित्रण करके गया था। चित्रण का मतलब होता है चित्रकारी करके गया था, पेंटिंग की कला सीख लिया था उन्होंने। उस पेंटिंग की कला में उन्होंने गहरे लाल रंग का प्रयोग किया था। उस गहरे लाल रंग के प्रयोग से एक ऐसा कलर था जो आज भी पत्थर पे छपा हुआ है। उस पत्थर के वजह से, उस गुफा की वजह से हमने उन पूर्वजों की कहानी के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में पता करने की कोशिश की, जिससे हमें पता चलता है वो मानो कौन कौन से जानवर बना जाते थे और उन जानवरों का शिकार किस तरह से करते थे। पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से पता चलता है कि जानवर है जो एक विशाल जानवर है जिनके पीछे लोग मारने के लिए तैयार रहते हैं और उस जानवरों को मारने के बाद उस मांस को पूरा जो ग्रुप होता था उनका, वो ग्रुप खाने के लिए काम करते थे और काफी दिन तक कलेक्ट करते थे, क्योंकि उस समय जो जानवर आते थे नदियों के किनारे पानी पीने,
वो बहुत कम ही आते थे। आपको पता होना चाहिए कि उस समय मानव एक बहुत बड़ी क्रांति कर चुका था। उस बहुत बड़ी क्रांति का कारण क्या था? एक पाषाण युग कला थी और पत्थरों का ही केवल यूज जानते थे। वो पत्थर के बारे में पता नहीं था कि ये पत्थर कितना मजबूत होगा और पत्थर कौन सा पत्थर कहाँ मिलेगा, ये पता नहीं था। मगर वही पत्थर एक नदी के किनारे, जिसका नाम था क्वार्टाइज स्टोन, क्वार्टाइज पत्थर का प्रयोग करके वो उस मानव ने एक जानवर के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। वो उसका एक औजार बन गया और वही औजार धीरे धीरे कैसे होते गए, जब पहला औजार उसने किसी की खोपड़ी में जानवर की मारने की कोशिश की, वो एक औजार होता है। जैसे हम कोई भी टुकड़ा किसी को पत्थर का मार दें तो वो पत्थर का टुकड़ा हमारे लिए औजार बन जाता है। मतलब सुरक्षा और एक तो भोजन की सबसे बड़ी चाहत थी उस मानव के पास, जिससे उस मानव ने निम्न पुरापाषाण कालीन युग में उस पत्थर का यूज करके खाद को संग्रह करने, फूड कलेक्ट करने के लिए उस शिकार किया जानवर को, और सारे लोग काफी दिन तक। एक और बात सामने आती है कि उस समय लोग मांस इतने दिन तक कलेक्ट करने का कारण क्या था कि उस समय की जो जलवायु थी बहुत पुरानी थी। क्या थी? बहुत पुरानी, बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी थी, जलवायु बहुत ठंडी थी। और जिस प्रदेशों में जलवायु ठंडी होती है वहां चीज काफी दिन तक रुकी रहती है, क्योंकि जीवाणु उसमें पैदा नहीं होते और वो वस्तु खराब नहीं होती। वो मानो फल के अलावा सिर्फ मांसाहारी था, शाकाहारी पर विशेष उसका कोई फोकस नहीं था, सिर्फ मांसाहारी था और कच्चे मांस का भक्षण करता था। कि उस समय हमारे पास अग्नि की खोज तो हो चुकी थी मगर अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ था। पता है आपको, यूज अग्नि का प्रयोग होता है मेसोलिथिक पीरियड में। किसमें होता है? मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। और आग की खोज जो होती है वो होती है पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। तो इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, क्या रही है? सबसे बड़ी विशेषता वो रही है आग की खोज। क्या रही है दोस्तों? आग की खोज, आग की खोज आपको पता होगा, ठीक है। पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ द फायर, इसकी खोज किस पीरियड पे हुई। तो ये जो पीरियड मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, ये वनडे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनाता। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन में जब बनाएगा तो आपसे पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुई, पीरियड में हुई, तो आप बताएंगे पैलोलिथिक पीरियड में ये आग की खोज हुई थी। अब इस काल में मानव क्या करता था? मांसाहारी था। क्या था? मांसाहारी था। एक तो ये सबसे पहले मुख्य भोजन क्या था इनका? मुख्य भोजन, एक तो मुख्य भोजन में हम कंदमूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कंदमूल लिख सकते हैं। दूसरी बात कच्चा मांस, कच्चा मांस, रॉ मीट, कच्चा मांस का प्रयोग करते थे, ठीक। दूसरी बात कच्चे मांस, और इसको क्या करते थे? कच्चा मांस का प्रयोग करते थे, पकाते नहीं थे, ठीक है। और ये कैसे थे? खाद्य संग्राहक भी थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? ग्रुप में रहा करते थे। क्या रहते थे? ग्रुप में। ग्रुप के लिए खाद्य संग्राहक, क्योंकि जानवर इनको कम मिलता था, नदियों के किनारे आता था। तो इस सबसे बड़ी विशेषता में यहाँ की खोज लिखेंगे। मांसाहारी होते थे ना कि शाकाहारी। मुख्य भोजन में कंदमूल का प्रयोग करते थे, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे। हंटिंग करना जानते थे केवल जानवरों को, ठीक। यदि उन्होंने पत्थर के प्रयोग का अगर बात की जाए, उन्होंने सबसे बड़ी क्रांति यदि की है
तो वो है पत्थर के औजारों का प्रयोग। क्या किया है? पत्थर के औजारों का प्रयोग। अब वो पत्थर के औजार कौन कौन से? पत्थर के औजार, स्टोन वेपन्स, जो वेपन्स बनते थे, जो औजार बनते थे, वो स्टोन के होते थे, पत्थर के औजार। वो भी पत्थर का औजार पूर्ण रूप से कैसा था? अनभिज्ञ रूप से था। सिर्फ केवल एक पत्थर ऐसे होता था और उस पत्थर से सीधा जानवर जब पानी पीता था नदियों में तो उसको उठाकर मार देते थे, और मारने के बाद क्या होता है, वो जानवर मर जाता था तो उसको उठा करके क्या करते थे? मांस को इकट्ठा कर लेते। उनके पास ऐसे भी औजार होने चाहिए कि वो मांस को छील भी सके, और छेद जब तक नहीं करेंगे कोई जगह नहीं बनेगी जब तक वो खाल को फाड़ भी नहीं सकते थे। अब यह ठंड के महीने में शारीरिक सुरक्षा के लिए इन्होंने खाल का कपड़े का प्रयोग करना सीखा कि यही जानवर को यदि हम जब मार देंगे तो यही जानवर से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक तो हमें हड्डियां भी मिलेंगी, और एक तो हमें मांस भी मिलेगा खाने के लिए, और एक हमें क्या मिलेगा? खाल भी मिलेगी। इस खाल के माध्यम से हम अपने शारीरिक ठंड से बचा भी जा सकता है। तो स्क्रैपर एक खुरचनी होती है जिसके तहत क्या होता है? खाल को खींचा जाता है। एक पॉइंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं भेदनी, और एक होती है आपकी छेदनी, इससे छेद किया जाता है, इसको हम लोग बर्निंग बोलते हैं। इतने प्रकार के हमारे औजार होते थे जो जानवरों के लिए प्रयोग करते थे स्पेशल। जानवरों के खाल खींचने के लिए, जानवरों के पहले खाल में छेदने के लिए, और फिर जानवरों को की खाल को फाड़ने के लिए। इस तरह से औजार इस काल में प्रयोग होते थे। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरी बात कहते हैं कि इनके स्थल हमें कहां कहां से प्राप्त हुए। अगर यदि इनके स्थलों के बारे में यदि हम लोग जिक्र करें, सुनते जाइए और चीजों को अपने आप डिनोट करते जाइए, क्योंकि नोट्स सारा नहीं लिखना मुझे, सिर्फ केवल मुझे कहानी तौर पर समझना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही चीज आपको यूज करना है, सारी चीजें यूज नहीं करनी। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर साइड की बात की जाए, कौन कौन से साइड थे स्थल के, तो हम यदि सोहन घाटी की बात करें, क्या बात करें? सोहन घाटी। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये सोहन घाटी क्या थी। सोहन घाटी ये पाकिस्तान पंजाब प्रांत में एक जगह थी जहां जिस नदी का नाम था सोहन घाटी। सोहन घाटी से हमें यह पता चलता है कि यहां पर एक चापर और चापिंग था। चापर और चापिंग, चापर चापिंग इंग्लिश में भी हम लोग यही बोलते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में भी यही शब्द यूज करते हैं। तो चापर जो था वो भाई, जो धार होती है वो सिर्फ केवल एक धार का पत्थर होता था, जिसे हम लोग बहुत बार पेबुल संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेबुल संस्कृति बोलते हैं। ये पेबुल संस्कृति क्या होती थी इसकी बात करेंगे। पेबुल संस्कृति एक प्रकार का पत्थर होता था जो ग्लोब होता था। जो पत्थर क्या होता था? ग्लोब होता था। अब ये पत्थर ग्लोब कैसे होता था? ये ऐसे बना होता था पत्थर, ठीक? पत्थर कैसा बना होता था? ऐसे बना होता था। अब इस पत्थर को ग्लोब करके यहां देखते हैं इस हिस्से पे कि यहां पर ये ग्लोब हमने पत्थर ले लिया। अब इस पत्थर को तोड़ा गया, मतलब पत्थर को कैसे तोड़ा जाएगा ये चीज देखेंगे। एक भाग छोटा होगा और एक भाग थोड़ा बड़ा होगा, मगर ये अनभिज्ञ प्रकार का पत्थर यहाँ तोड़ने की कला थी। इनको पता नहीं था कि छोटा बड़ा क्या होता है। पत्थर को तोड़ करके उन्होंने क्या किया, एक ऐसा औजार बनाया जो दो धार थे, एक तरफ के दो धार थे, ठीक है? ऐसे ऐसे करके ये धार जो है एक औजार बनाते हैं। ये दोनों तरह ये धार होते थे भाई, ठीक है? दोनों तरफ। इसे हम लोग चापर बोलते थे। परंतु जब बात आती है चापिंग की, तो चापिंग में केवल एक धार था। अब वो धार कैसा था?
ऐसे करके ऊंचाई से आधार पर एक धार होता था, ये इतना बड़ा धार होता था, ठीक है। और ऐसे औजार बनाते थे। औजार दोनों तरफ धार नहीं होता था, ये उठा हुआ भाग होता था, जिसको काटने के औजार के रूप में इसका प्रयोग करते थे। और ऐसे औजार हमें सिर्फ कहां मिले? सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आसपास हमें मिलता है। बात करते हैं हम लोग मद्रास संस्कृत की। देखिए, मद्रास एक संस्कृति थी, कल्चर। तो मद्रास संस्कृत की कल्चर क्या थी? मद्रास संस्कृति एक कल्चर थी क्योंकि यहाँ पर एक हमें हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स का पता ये चला कि यह हाथ की कुल्हाड़ी थी, ठीक है, और ये पत्थर से बनी थी। पत्थर से क्या? स्टोन से क्रिएट थी, ये बनी थी, बिल्ड थी, ठीक है। पत्थर की बनी हुई एक हमें क्या मिलती है? कुल्हाड़ी मिलती है। और मद्रास संस्कृत मतलब मद्रास के पास एक जगह है जिसका नाम है अतिकारम। क्या नाम है? अतिकारम करके कुछ नाम है इनका, ठीक है। इस क्षेत्र से हमें क्या मिला? ये पत्थर से बनी एक कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई, ठीक है। ये मद्रास संस्कृत की बात करते हैं। और यहां से हमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्मदा नदी घाटी की बात हम करते हैं एमपी की, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक घाटी थी जिसका नाम है नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी के आसपास हमें कुछ ऐसा प्रमाण मिला, ऐसा प्रूफ मिला, जिससे हमें पता चलता है मानव का पहला सांच। क्योंकि यहां से हमें नर्मदा घाटी से एक खोपड़ी मिली। क्या मिली? एक खोपड़ी भी, मानव का एक सिर मिला, हेड मिला। मानव के हेड से हमें पता चलता है कि मानव का पहला सांच कहीं नर्मदा घाटी के आसपास उद्भव रहा होगा। इसलिए हमको मानव का पहला सांच नर्मदा घाटी बताता है। और नर्मदा घाटी के पास एक हथनौरा करके जिला है, जिससे हम पता चलते हैं कि मानव का जो पहला सांच था वो हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और भी राज्यों की बात करें, जेके जम्मू कश्मीर भी एक खंड प्रदेशों में था, यहाँ भी मानव रुक रहा था, यहाँ से भी हमें स्थल मिले। इसके बाद हमें राजस्थान से भी स्थल मिले, ठीक है। राजस्थान के बाद हम लोगों को जो है दक्षिण भारत में, आपको मैंने बता ही दिया कि दक्षिण भारत में मद्रास तक हमें पूर्व पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी हुई। और अधिकतर हमें जो है नदी घाटी मतलब रिवर वैली के आसपास हमें पूर्व पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जिक्र मिलता है। जैसे हम जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के आसपास हमें मिले बहुत सारे सांच, हमें महानदी रिवर के आसपास बहुत सारे पूर्व पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी मिली। इस तरह से आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्थलों की जानकारी हमें मिलती है वो नदियों के आसपास ही मिली इस सभ्यता के दौरान में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, इस काल में ना तो मानो एग्रीकल्चर का ज्ञान हो पाए, नो नॉलेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद अग्नि का ज्ञान हो गया था मगर अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे ये लोग। पशुपालन के किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हमें। तो इस प्रकार के ये स्थल निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में हमें बताता है। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। अब मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जिक्र करेंगे। ज्यादा कुछ हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे इस काल में, केवल हमारी कहानी को सुनते चलिए, सभी लोग सुनते रहिए और समझते रहिए। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उस पीरियड में सिर्फ केवल आपको समझना है कि हम किस पीरियड में क्या कहानी का जिक्र कर रहे हैं, कहानी हमारी कैसी रही इस पीरियड से संबंधित। तो मध्य पुरापाषाण काल बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो संस्कृत थी, ये संस्कृत कैसी थी? ये फलक संस्कृत थी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि फलक संस्कृति किस काल से संबंधित थी।
तो आप बताएंगे जो फलक संस्कृति है वो मध्य पुरा पाषाण काल मिडिल पैलोलिथिक पीरियड से संबंधित रही। देखिए फलक कल्चर क्या होता है, वही आपको मैंने जो पत्थर बताया था उस समय वो अनभिज्ञ रूप से तोड़ रहे, मगर यहाँ पर ये जान गए थे कि इस पत्थर को तोड़कर एक अलग औजार और इस पत्थर को तोड़कर एक अलग औजार, मतलब कि जब कोई पत्थर को ये लोग तोड़ते थे गोल पत्थर होता था, अब क्वार्टाइज पत्थर का प्रयोग ना करके ये लोग फ्लिंट प्रकार का, जिस्पर प्रकार के कई ऐसे पत्थर थे जो इस काल में महत्वपूर्ण जो है औजारों को बनाने में भूमिका निभाई। ठीक है, फ्लिंट कांच, जिस्पर का क्या मतलब जो है स्टोन, ये सारे देखो। तो फलक संस्कृति के बारे में हम बता रहे थे आपको कि फलक संस्कृति एक छोटा सा, जब कोई पत्थर तोड़ते थे तो छोटा जो टुकड़ा होता था वो छोटा टुकड़ा क्या होता था, वो अलग एक औजार बनता था, जो बड़ा टुकड़ा था वो अलग तोड़ देते थे। इसलिए हमें क्या हुआ कि इस काल में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मिली, मतलब पत्थर तोड़कर बनाने की कला, पत्थर को तोड़कर औजार बनाने की कला, तोड़कर बनाने की कला हमें मिली, बनाने की कला हमें प्रदान हुई। ठीक है, अब मानो पत्थर को तोड़ तो लेता था, अब मानो पत्थर पर सल्ग कैसे करेगा। सल्ग का मतलब होता है कि मानो जब कोई औजार बनाता है, अब जैसे आपने हथौड़ा बनाया, अब हथौड़े का यूज क्या ऐसे हाथ से पकड़ के करना है आपको, क्योंकि लंबी चोट देनी है और लंबी चोट के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा हाथ उससे दूर होना चाहिए, तब हम लंबी चोट देंगे। उसके लिए हमें सल्क करना पड़ेगा और सल्क करके हमें एक लकड़ी डालनी पड़ेगी उसके अंदर। वो सल्क विधि इस काल में मानव ने सीख लिया था। सल्क विधि क्या, सल्क विधि, सल्क विधि एक ऐसी विधि थी जिसमें मानव मतलब उस औजार को बनाने के साथ साथ हत्था डालना चालू कर दिया था, और वो हत्था दो तरीके का होता था, एक तो लकड़ी का भी ये लोग यूज करते थे हत्थे में, और एक हड्डियों का यूज किया उन्होंने। किसका किया, हड्डियों का यूज किया, बोन्स का यूज किया उन्होंने, प्रयोग किया। किसके लिए, औजार में हत्थे डालने के लिए, औजार में हत्थे डालने के लिए। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, हत्थे डालने के लिए। इसके बाद इस काल में आपको मैं बताने वाला, इसमें विशेष कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे आप जानकारी ज्यादा ले सकते हैं। इस काल में सबसे जो प्रमुख बातें रही हैं वो हम आपको बताए कि इस काल में सबसे प्रमुख बातें सिर्फ इतनी रही है। अब हम सिर्फ एक काल की बात करेंगे, जो काल हमारे लिए मानव को आधुनिक बना दिया। वो काल कौन सा रहा, वो काल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जिसका नाम है उच्च पुरा पाषाण काल। क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल एक ऐसा काल था जिसने हमें, हमारे मानव को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड। अब अपर पैलोलिथिक पीरियड में हम देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से जो जलवायु थी वो कैसी हो गई थी, जलवायु पूरी गर्म हो गई थी, आर्द्रता पूरी तरीके से, मतलब मानव का रहन सहन में बदलाव बहुत तेजी से हो चुका था इस काल में। तो इस काल में मानव पूर्ण रूप से खड़ा हो गया था। इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता रही वो होमो सेपियंस का उदय। होमो सेपियंस का उदय इसी काल की, होमो सेपियंस का उदय इस काल की महत्वपूर्ण घटना रही, इस काल की महत्वपूर्ण घटना रही। ये आप लोग बिल्कुल जानेंगे, इस काल की महत्वपूर्ण घटना क्या रही, होमो सेपियंस का उदय। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं, इस काल में हड्डियों के औजारों का प्रयोग, हड्डियों के औजारों की प्रयोग में, हड्डियों के औजार जो हमारे वुंस टूल्स थे उनका प्रयोग बढ़ गया था, प्रयोग
बढ़ गया, मतलब प्रयोग चालू हुआ, शुरू कर लेते हैं हम लोग, शुरू इसी काल में हुआ, इसी काल में हुआ, ठीक है, इसी काल में हुआ। इससे पहले हड्डियों के औजारों का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे मानव द्वारा, मगर मानव द्वारा इस काल में हड्डियों के औजारों का प्रयोग में एक बार प्रधानता आई, ठीक है, एक क्रांति आई। इसके बाद इस काल में एक महत्वपूर्ण बात हम और लिखेंगे, वो कौन सी बात होगी दोस्तों, वो होगी जाके भीमबेटका गुफा। क्या होगी? भीमबेटका गुफा। अब देखिए भीमबेटका गुफा, ये देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है कि भीमबेटका गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आप बताएंगे ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। आदमगढ़ जिला नाम याद कर लीजिए, आदमगढ़ जिला के आसपास बताया जाता है, वो पुरानी पद्धति के अनुसार कि आदमगढ़ जिला के आसपास एक भीमबेटका गुफा है और एक दुनिया की पुरानी गुफा है, ये दुनिया की पुरानी गुफा है, भीमबेटका गुफा, पुरानी गुफा है, क्या है? पुरानी गुफा है, भीमबेटका गुफा। इसमें हमें पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवन यापन के बारे में जानकारी मिलती है, जीवन यापन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? जीवन यापन के बारे में जानकारी मिलती है कि मानव किस तरह से गुफाओं में रहता था, कौन से औजार का प्रयोग करता था, कौन से जानवर को मारता था, पुरुष और स्त्रियों में किस तरह से विभेद देखने को मिले, क्या महिलाएं भी इनके साथ शिकार करने जाती थी, वो सारा सब कुछ इस गुफा से हमें प्रूफ प्राप्त हुआ। ये भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, या इसे हम लोग कह सकते हैं शैल चित्र हमें यहाँ मिले, या बहुत पुरानी हमें यहाँ के चित्र मिले, ठीक है। तो शुरुआत जो पेंटिंग की चित्रकारी की हुई थी वो पूर्व पाषाण कालीन के फर्स्ट ड्यूरेशन में हो चुका था, निम्न पूरा पाषाण कालीन, मगर चित्रकारी की एक बेहतर कला वो हमें मिलती है भीमबेटका गुफा से। तो ये भीमबेटका गुफा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य जरूर ध्यान रखना है कि किस राज्य में ये गुफा हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो बस आज हम लोग अब ये जो ड्यूरेशन था पूरा पाषाण काल का, वो हमने 3 पार्ट्स में विभक्त करके आपको समझाने की कोशिश की, और अब जो अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे वो मध्य पाषाण काल का होगा, मीसोलिथिक पीरियड का टाइम के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है ना। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।